हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, दैट इज द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा अपना जो प्रीवियस वीडियो है या अपना माइंड में थोड़ा रिवाइंड करो कि अब तक आपने क्या स्टडी किया कि एक चार्ज के बारे में स्टडी किया, चार्ज क्या होता है, बॉडी चार्ज कैसे होती है, उसके बारे में आपने स्टडी किया। फिर चार्ज का इंट्रोडक्शन तो हो गया, फिर दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो वो फोर्स का इंट्रोडक्शन भी हो गया। वो फोर्स कौन से लॉ से आपने एक्सप्लेन किया था, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का यूज किया था आपने, उसका यूज करके पॉइंट चार्ज के लिए मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, उसका वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, वो सारी चीज आपने स्टडी कर ली थी। अब एक स्टेप हम आगे बढ़ने वाले हैं, फोर्स के बाद जो कंसेप्ट आने वाला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो उसके बारे में, क्योंकि कूलम्स लॉ हमें फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि दो टाइप के फोर्स के बारे में आपको पता होगा। एक तो आपका आता है कांटेक्ट फोर्स एंड दूसरा आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर कांटेक्ट फोर्स की मैं बात करूं तो उसमें क्या चीज आएगी, उसमें आप ले सकते हो मेरा मसल्स फोर्स। मसल्स फोर्स, मेरे पास जो मसल्स है उसका वो फोर्स का मुझे यूज करके, ये मेरी पेन है, पेन को मुझे मूव कराना, या ये पेन के ऊपर मुझे फोर्स लगाना है, मैं ये पेन, तो मैं अगर इसका कांटेक्ट नहीं करूंगा, ये मेरे मसल्स फोर्स का यूज करने के लिए इसका कांटेक्ट जब तक नहीं करूंगा तब तक मेरा मसल्स फोर्स ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। मींस द फोर्स विच कैन रिक्वायर द कांटेक्ट, जो फोर्स अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड एज अ कांटेक्ट फोर्स। दो टाइप के फोर्स के बारे में हमें देखना है। एक कांटेक्ट, तो एक मसल्स फोर्स, उसका एग्जांपल, मैंने कांटेक्ट किया तो ही मेरा मसल्स फोर्स का यूज करके मैं पेन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता हूं और ये पेन के ऊपर मूवमेंट होगी। सो दैट इज कांटेक्ट फोर्स। दूसरा एक एग्जांपल उसका मैं देता हूं फ्रिक्शनल फोर्स। ये बॉडी सपोज मूव कर रही है, ये आपकी सरफेस समझ लो, ये सरफेस, ये बॉडी मूव कर रही है, ये दोनों के बीच में अभी कांटेक्ट नहीं है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये पेन और मेरे हैंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में कब आएगा, जब दोनों का कांटेक्ट होगा, तब जाके फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा कि अब ये पेन ये सरफेस के ऊपर ऐसे मूव कर रही है, मेरा मसल फोर्स कांटेक्ट लगा के मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये पेन ये सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, अब ये पेन और ये मेरे पाम के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, मींस फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो आपके फ्रिक्शनल फोर्स और मसल फोर्स उसके सिंपल से एग्जांपल हो गए। और कांटेक्ट फोर्स लगाने के लिए दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है। तो दूसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, उसका कोई एग्जांपल बोल सकता है? वीडियो पॉज करो और सोचो। नॉन कांटेक्ट फोर्स ऑलरेडी आप स्टैंडर्ड 11 में स्टडी कर चुके हो, 9th में भी आप स्टडी करके आए हुए हो। नॉन कांटेक्ट फोर्स, चलो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैं पेन यहां से उसको छोड़ रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से उसको छोड़ रहा हूं, पेन कहां पे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। क्यों नीचे गई, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, लाइक दिस। ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ पुल कर रहा है। क्या ये केस में आपको दिख रहा है कि अर्थ अपना हैंड बाहर निकाल रही है और पेन को पकड़ के नीचे खींच रही है? अर्थ इसके ये पेन के ऊपर फोर्स लगा रही है, लेकिन अर्थ और ये पेन के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। जैसे ही मैं मेरा मसल फोर्स का कांटेक्ट छोड़ दूंगा, अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचेगी, किसी भी टाइप के फोर्स के, किसी भी टाइप के कांटेक्ट के बिना। यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कौन सा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, जब भी दूसरा कोई एग्जांपल आपको पता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का,
ये एग्जाम्पल तो है ही इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन उससे पहले जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, ये तो आपके लिए कंसेप्ट नया है, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एक ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वो उसके लिए फोर्स लगाने कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा लेकिन कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन दोनों का कुछ कांटेक्ट नहीं है, फिर भी दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। तो दूसरा एक एग्जांपल है, आपने एक नेचुरल मैग्नेट देखा होगा, ऐसा बार मैग्नेट, उसके नजदीक आप अगर कोई दूसरा मैग्नेट लाओ या आयन की कोई ऑब्जेक्ट लेके आओ तो दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। सपोज ये दो बार मैग्नेट है, मैं ये उसका नॉर्थ पोल, ये भी उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल में एक दूसरे के नजदीक कुछ डिस्टेंस पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों फोर्स लगा के एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आपके पास अभी तक है कि मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक दूसरी चीज कि चलो मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये अर्थ है, ये अर्थ, ये ग्रेविटेशनल, अब अर्थ की कुछ रेंज होगी कि ये कब तक ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, उसका फोर्स की ताकत क्या होती जाएगी, डिक्रीज। आपको पता है उसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे r इंक्रीज होगा फोर्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे फोर्स हाईएस्ट होगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे और डिक्रीज, वीक होता जाएगा, यानी कि उसकी कुछ रेंज बनेगी लाइक दिस। ये रेंज हो गई, ये उसकी आसपास की सराउंडिंग की स्पेस हो गई। ठीक है, ये स्पेस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर ये रेंज के बाहर है तो ये इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो विद इन रेंज। तो जब भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स में भी वैसे होगा। आपने बार मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसकी भी कुछ रेंज होगी। विद इन दैट रेंज में अगर दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि आयन का टुकड़ा या तो दूसरा मैग्नेट आता है, तो ही दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। अगर वो रेंज के बाहर है, वो जगह की बाहर है, वो प्लेस की बाहर है, तो फिर उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि इसकी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी रेंज के बाहर है। इसकी इफेक्ट इसके ऊपर होगी, क्यों? क्योंकि वो रेंज के अंदर है, इसकी रेंज के अंदर है। ठीक है, तो जब भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात होगी तो उसके साथ उसकी रेंज की भी बात हम करनी पड़ेगी, और वही रेंज को हम क्या नाम दे रहे हैं, फील्ड। ठीक है, सिंपल फील्ड का मीनिंग समझो, फील्ड यानी क्या, कब पिक्चर में आएगा फील्ड, जब फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट होगा तब। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ रेंज बनेगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, कहां तक वो पुल कर पाएगा या पुश कर पाएगा, तो उसकी जो रेंज होगी वहां तक, उसके बाहर होगा तो वो नहीं लगा पाएगा। तो जब भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तब उसकी कुछ ना कुछ रेंज बनेगी, वो रेंज को ही हम क्या बोलते हैं, फील्ड। तो ये उसके आसपास की, ये आपका सोर्स है कि ये सोर्स है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये सोर्स के अराउंड की जो प्लेस हो रही है, उसके आसपास की जो स्पेस हो रही है, ये जो जगह है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। किसका फील्ड? तो ये सोर्स का फील्ड। ये अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट का ग्रेविटेशनल फील्ड। वो फील्ड के बाहर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर उसकी इफेक्ट नहीं होगी। किसकी इफेक्ट? ये सोर्स की इफेक्ट नहीं होगी। तो ये आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए, फील्ड का मीनिंग क्या है, कब पिक्चर में आएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसकी रेंज होगी तो उसके अराउंड की जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड, यानी कि स्पेस अराउंड सोर्स ऑफ द फोर्स। जो फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो फोर्स की जो रेंज है, उसके अराउंड की जो स्पेस है कि इतनी रेंज तक वो फोर्स लग सकता है। ये सोर्स कब तक उसका फोर्स लगा सकता है, तो कि इतनी रेंज तक लगा सकता है। तो ये जो रेंज है, ये जो जगह है, वो ये जो प्लेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड। अब हमारा फोर्स यहाँ पे कौन सा है, ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड। तो सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है, यानी कि हमारे पास जो चार्ज होगा, ठीक है, हमारे पास जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज सपोज मैंने लिया,
अब चार्ज क्या कुछ इसकी भी कुछ आसपास की, अगर इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज लेके आता हूं तो यहाँ ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो भी अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे रखूंगा तो भी अट्रैक्ट करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स वीक होता जाए, इसके ऊपर हाईएस्ट फोर्स, फिर वीक और वीक होता जाए, तो इसकी भी कुछ रेंज बनेगी। इसको मैं सोर्स बोल देता हूं। चलो हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए ये सोर्स होगा। ये आपका टेस्ट कि मैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेके आया, उसके ऊपर फोर्स लगा, यस लगा, यहाँ पे लेके आया थोड़ा कम फोर्स लगा, यहाँ पे लेके आया कम फोर्स लगा, यहाँ पे। तो इसकी जो अब हम जो सोर्स की बात कर रहे हैं वो सोर्स के आसपास की जगह हो जाएगी। अगर वो विद इन दैट रेंज हम दूसरा कोई चार्ज लेके आएंगे, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। इसकी इफेक्ट कहां तक फील की जाएगी? ठीक है, तो उसकी रेंज जो होगी वहां तक, वो रेंज के बाहर होगा तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। तो ये जो सोर्स चार्ज है उसके अराउंड की जो जगह है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो अगेन हम देख लेते हैं हम क्या क्या हमें देखना है। देखो, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। ये जनरलाइज कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा तो रेंज के बारे में बात करेंगे। रेंज यानी कि फील्ड के बारे में बात होगी। फील्ड, व्हाट इज फील्ड? देखो जनरलाइज, व्हाट इज फील्ड? देखिए, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेस और स्पेस अराउंड सोर्स। जो हमारा सोर्स है, अभी हमने अर्थ का एग्जाम्पल लिया था, अर्थ, ठीक है, उसके अराउंड की जो जगह है, मैं क्या बोलूंगा कि यहां पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। चलो, ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहां पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेस या तो प्लेस अराउंड द सोर्स। दूसरा वर्ड में आपको मुझे एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो तो क्या बोल सकते? इट इज अ ऑरा अराउंड सोर्स। जो सोर्स यानी कि फोर्स, कौन सोर्स है? अर्थ इज अ सोर्स। ठीक है, ये सोर्स है। दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक को आप सोर्स ले सकते हो, इसको दूसरे को आप टेस्ट ले सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ को मैं सोर्स समझता हूं तो दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा तो कितनी ऑरा, यानी क्या होता है कि कोई पर्सन के बारे में भी हम कभी कभार बोलते हैं कि ये पर्सन का ऑरा इतना पॉजिटिव है, यानी कि वो उसके आप कांटेक्ट में आते हो, यानी उसके साथ बातचीत करते हो, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर जल्दी हो जाता है, तो उसको आप क्या बोलता है कि इसका ऑरा स्ट्रांग है। ठीक है, तो सिमिलरली कि उसके नजदीक अगर आप आते हो, सोर्स के नजदीक दूसरी बॉडी आती है तो उसकी कितनी इफेक्ट होती है, जितनी ज्यादा इफेक्ट उतना उसका फील्ड स्ट्रांग, जितनी कम इफेक्ट उतना उसका फील्ड वीक। ठीक है, सो इट इज ऑरा अराउंड सोर्स। सोर्स के अराउंड का ऑरा भी आप उसको बोल सकते हो। जैसे आप गॉड के पीछे वो व्हाइट कलर का ऑरा नहीं होता कि उसके जितना ऑरा ज्यादा, यानी कि उसके इन्फ्लुएंस में लोग ज्यादा आते हैं, जिसका ऑरा कम है तो उसके इन्फ्लुएंस में लोग कम आते हैं। तो सिमिलर, और लास्ट आप फाइनल वर्ड में आपको बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं? रेंज ऑफ सोर्स। वो सोर्स की एक रेंज विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन लास्ट, यानी कि वो रेंज के अंदर ही ये सोर्स की इफेक्ट फील की जाएगी, वो रेंज के बाहर उसकी इफेक्ट फील नहीं हो पाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फील्ड। अब हम हमारा मेन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन सिंपलेस्ट वे। जितना हो सके उतना सिंपल वे में 2-3 रीजन में आपको देना चाहता हूं। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं व्हाई वी नीड टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानते हो। कूलम्ब्स लॉ ऑलरेडी आपको उसके फोर्स के, दो चार्ज के बीच में फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने की क्यों जरूरत? और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि आगे जो आप अभी कम्युनिकेशन कर रहे हो, वायरलेस कम्युनिकेशन, वो सारा का सारी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही चलती है। यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन के ऊपर ही चलती है। वहां पे हम कूलम्ब्स लॉ या ऐसा कुछ यूज नहीं करते। तो पहला उसका एक छोटा सा रीजन है कि कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पे ही एप्लीकेबल कर सकते हो। एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि ये चार्ज बॉडी में लेके आया, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है।
जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही मैं दोनों एक दूसरे के नजदीक लाऊंगा, आप इंडक्शन मेथड में पढ़ चुके हो कि जैसे मैं इसको नजदीक लाऊंगा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मुझे बताओ, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज K(Q1 Q2 अपॉन R²। अगर ये आपका जीरो हो, दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से हम देखें, एक चार्ज बॉडी एक दूसरी न्यूट्रल है, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से इसके ऊपर फोर्स नहीं लगना चाहिए, ये बॉडी के ऊपर कोई भी टाइप का फोर्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्या रियलिटी में फोर्स लगता है या नहीं लगता है, वो हम चेक करते हैं। देखो ये इतना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब कूलम्स, अब मैं सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स की बात करता हूं। ये जो चार्ज है, ये सारे चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस सपोज R1 है, ये डिस्टेंस भी समझ लो R1, ये डिस्टेंस भी R1, यहां का ये डिस्टेंस भी R1, ये डिस्टेंस भी R1 और ये डिस्टेंस भी R1। ये डिस्टेंस कम है। अब ये चार्ज इसके ऊपर भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी कि इस तरफ फोर्स लगेगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये और ये दोनों के बीच में रिपल्शन होगा नेगेटिव। तो दोनों का अगर रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? F प्लस प्लस F नेगेटिव। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है, बता सकते हो आप? इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है। तो अगर मैं रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो किस तरफ बनेगा? इस तरफ मिलेगा। ये आपका F नेट हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? कूलम्स लॉ के हिसाब से हम देखते कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेकिन यहां हमने एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ माइनर फोर्स रिजल्टेंट मिल रहा है, ठीक है। किस तरफ? इस तरफ, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, दोनों का नेट निकाला तो इस तरफ आपको फोर्स मिल रहा है। तो यहां पे आप कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि यहां पे मैं इसका कंक्लूजन ऐसा निकाल सकता हूं कि ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसके अराउंड ऐसा कुछ है जो ये बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। जो ऐसा कुछ है इसके अराउंड, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसके आसपास एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये बॉडी अपने अराउंड एक ऐसी इफेक्ट क्रिएट कर रहा है जो इसके ऊपर रिजल्टेंट, ये न्यूट्रल बॉडी के ऊपर भी रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक छोटा सा रीजन है कि कूलम्स लॉ सब जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम बॉडी लेके आए तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये रीजन हो गया। दूसरा जो रीजन है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इसके लिए एक सिनेरियो समझ लो कि मेरे पास बहुत सारे सोर्स चार्ज है। एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, बहुत सारे। अब मैं एक स्पेस की बात कर रहा हूं। ये पॉइंट A है, स्पेस, ये पॉइंट है, ये चार्ज नहीं है। ये सारे सपोज समझ लो पॉजिटिव चार्ज है, सारे के सारे मैंने चिपका दिए है, ठीक। अब मैं यहां पे कोई टेस्ट चार्ज लेके आता हूं, टेस्ट चार्ज QT। पहले मैं लेके आया 1 कूलम का। मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं कि चलो मुझे बताओ कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज 1 प्लस नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू 2 प्लस टेस्ट चार्ज ड्यू टू 3 प्लस टेस्ट चार्ज ड्यू टू 4। जितने भी आपके चार्जेस है, ये सारे चार्जेस की वजह से यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा वो आप क्या करोगे? वेक्टर एडिशन उसका कर दोगे, आपको नेट रिजल्ट होगा। चलो पहले तो मैं 1 कूलम का लेके आया, अब मैं दूसरा कोई चार्ज लेके, इसको मैंने हटा दिया, 1 कूलम को हटा दिया और मैं लेके आया 3 कूलम का। अब मैंने आपको पूछा कि चलो इसका कैलकुलेशन करो, आप अगेन क्या करोगे? इंडिविजुअल का ऐड फाइंड, इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से इंडिविजुअल। आपका कैलकुलेशन क्या होता जाएगा? जितनी बार मैं ये टेस्ट चार्ज चेंज करूंगा उतनी बार आपको कैलकुलेशन ये कॉम्प्लिकेटेड। ये तो सिर्फ मैंने इतना ही चार्ज लिया है,
कई सारे चार्ज होंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या होता जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। उसकी जगह पे अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये टेस्ट चार्ज को थोड़ी देर हटा देता हूं और ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, उसको ही कैरेक्टराइज कर देता हूं। कैसे कि मैं एक कंसेप्ट नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो मैं एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 प्लस सो ऑन, जितने भी आपके चार्जेस, एक बार ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब मैं कोई भी चार्ज लेकर आऊं, आगे मैं आपका उसका फॉर्मूला दिखाऊंगा कि फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है ये, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसका अभी रीजन की जरूरत है इसलिए तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार कैलकुलेट कर लिया। ये आपका क्या है, टेस्ट चार्ज। अब मैं टेस्ट चार्ज 1 कूलम रखूं, 2 कूलम रखूं, 3 कूलम रखूं, कितना कोई भी टेस्ट चार्ज चेंज करूं, आपको एवरी टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ये जगह की कैरेक्टरिस्टिक का कैलकुलेशन कर लिया। ये जगह पे कितना फील्ड है, ये सब की इफेक्ट यहां पे कितनी हो रही है, वो एक बार आपने कैलकुलेट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ ऑल दिस चार्जेस, कि उसकी इफेक्ट कितनी होगी, यहां पे कितनी हो रही है, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। तो फिर एवरी टाइम पे आपको सारा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। आपने ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक का ही कैलकुलेशन कर लिया कि ये सारे सोर्स की वजह से ये जगह पे, ये प्लेस पे कितनी इफेक्ट होगी, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक बार ये प्लेस की कैरेक्टरिस्टिक आपने डिफाइन कर ली, फिर आप कोई भी टेस्ट चार्ज लेके आओ, कुछ भी इफेक्ट होने वाला, आप आसान से उसका कैलकुलेशन कर सकते हो, जब तक ये सोर्स चार्ज आपके फिक्स है तब तक। हाँ, अगर सोर्स को चेंज करोगे तो फिर ये जगह की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, लेकिन जब तक आपके सोर्स फिक्स है तब तक आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट ये आपका हो गया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे कैलकुलेशन और जो चीज है वो कॉम्प्लिकेशन। बच्चों, जो अब थर्ड मैं रीजन बताना चाहता हूं कि कभी कभार क्या होता है कि सोर्स के बारे में उतनी ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आप उसकी इफेक्ट के बारे में स्टडी करना चाहते हो कि ये जगह पे उसकी इफेक्ट कितनी है। सोर्स की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, जिस सोर्स की वजह से यहाँ पे इफेक्ट हो रही है उसकी इफेक्ट आप स्टडी करना चाहते हो, ऐसी सिचुएशन हो तभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बहुत यूजफुल होता है। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, लाइट जो सन में से लाइट आ रही है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट की जो आता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो अगर लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैंने क्या लिखा है, वी डू नॉट नो अबाउट सोर्स एंड वी वांट टू स्टडी अबाउट इट्स इफेक्ट एट डिफरेंट प्लेस। यहाँ पे लाइट की क्या इफेक्ट होगी, सन में से जो लाइट आ रही है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो हमारे आई के अंदर उसकी क्या इफेक्ट हो रही है, फिर डिफरेंट प्लेस पे उसकी क्या इफेक्ट हो रही है, वो इफेक्ट के बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हमें इजीली यूजफुल होगा वो सिचुएशन में। और एक लास्ट जो आपका पॉइंट है कि इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे आसपास जो भी एनर्जी आपके पास है, एक्सरे ले लो, लाइट ले लो, हीट एनर्जी ले लो, कोई भी रेडिएशन आपके आसपास है, रेडिएशन इज नथिंग बट एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सारी चीज हमारे अराउंड हम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से सराउंडेड है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके सोर्स के बारे में ज्यादा आपको पता नहीं है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो इसके बारे में स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रोफील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हमने किया हुआ है, तो वहां पे ये कंसेप्ट बहुत ही यूजफुल होगा। सो आई होप आपको इसका रीजन समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ओके बच्चों, अब हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। तो उसको सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में या मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हमें उसे लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेस, जगह की कैरेक्टरिस्टिक है। कोई यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि ये बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नहीं, हम प्लेस की बात करेंगे कि ये जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट यानी कि कोई जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज। कि
यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है मुझे चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एक यूनिट टेस्ट चार्ज यहाँ पे लाना पड़ेगा। वो जगह पे कोई यूनिट टेस्ट चार्ज में लेके आऊंगा। यूनिट टेस्ट चार्ज हम हमारा जनरली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे, लेकिन नेगेटिव भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आया, तो ये चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ फोर्स, वो कोई फोर्स नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ऐसा बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर मैं वो प्लेस पे इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उसको मैथमेटिकली अगर हमें लिखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट कौन बता पाएगा, यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। उसका अभी यूनिट हम ले रहे हैं न्यूटन पर कूलम। आगे दूसरा यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर, भी उसका दूसरा यूनिट है। ओके, फिर उसका डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है m1 L1 T-2 डिवाइड बाय कूलम चार्ज यानी कूलम का डायमेंशन आपका होगा A1 T1, यानी कि अल्टीमेट डायमेंशन m1 L1 T-3 A-1, ये उसका डायमेंशन हो गया। अब उसकी डायरेक्शन देखो, यहां पे अगर आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देता हूं, फोर्स। अगर आपका टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो फिर डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द फोर्स, ठीक है। इसके ऊपर से आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं, अगर फोर्स की डायरेक्शन पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो भी पूछ सकते हैं, और वाइस वर्सा आपको दोनों तरफ से पूछ सकते हैं। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी, जो भी फोर्स की है वही, ठीक है। और टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स के ऊपर, सॉरी टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रहा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां से थोड़ा हम ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। इसका और सिंप्लीफिकेशन आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरी चीज कि कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला था क्या था, K। अब यहाँ पे मैं दो चार्ज हमें लेने, तो एक को मैं सोर्स बोल दूंगा और दूसरे को टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज को मैं कैपिटल Q बोल रहा हूँ, टेस्ट चार्ज को स्मॉल q अपॉन r², लाइक दिस। सपोज ये हमारा कोई चार्ज है, सोर्स चार्ज मैं बोल देता हूँ, दूसरा मैं टेस्ट चार्ज Q लेके आता हूँ, तो दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज स्मॉल r जितना है, ठीक है। तो ये सोर्स हो गया और ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया। दूसरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का बेनिफिट ये होगा कि देखो कूलम्स लॉ में दोनों चार्ज के बारे में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में या तो आप टेस्ट चार्ज के बारे में बोलो या तो सोर्स चार्ज में। कैसे, देखो अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी मैग्नीट्यूड देखो सिर्फ K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r² इनटू, यहाँ पे मैंने रखा फोर्स की जगह पे कूलम्स लॉ का, और अपॉन 1 अपॉन टेस्ट चार्ज, ये Q कट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ अपॉन r²। तो ये सेकंड फॉर्मूला आपका बन गया। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, इट इज अ सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज के फॉर्म में है, ये आपका टेस्ट चार्ज के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों फॉर्मूला, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उसके ऊपर से फोर्स भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई, उसके यूनिट डायमेंशन के बारे में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डिफरेंट फॉर्म हो गए। अब आई होप आप सबको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे।
बच्चों अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो पूरा स्टडी कर लिया, आपको समझ में भी आ गया कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखता है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखता नहीं है। या तो हमारी बॉडी में ऐसा कोई सेंसर नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर पाए, इसलिए हमें वो महसूस भी अभी नहीं हो रहा है कि हमारे आसपास शायद इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करना हो, या तो उसके बारे में मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है मुझे आप तक पहुंचानी हो, कन्वे करना हो, आप तक पहुंचानी हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ उसकी और आपके और मेरे बीच में एक इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज है, लाइक इंग्लिश और हिंदी या जो भी रीजनल लैंग्वेज हो, तो उसके थ्रू आप जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हो, दूसरे को समझा सकते हो। तो सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मुझे आपको कुछ समझाना हो या कुछ इंफॉर्मेशन देनी हो या कुछ डिस्कशन करना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता नहीं है तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने एक नया कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डेवलप किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज्यादा समझ पाएंगे, दूसरे को समझा पाएंगे और उसके ऊपर डिस्कशन आराम से कर पाएंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो उसकी डेफिनेशन है, देखो, दीज आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स। एक इमेजिनरी, रियलिटी में ऐसा लाइंस जा रही है ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी है, स्मूथ कर्व्स ड्रॉ करने। सो दीज आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स ड्रॉन इन स्पेस, की जगह पे, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये स्पेस में, ये जगह में लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। कौन सी तरफ, इस तरफ जा रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ है, किस तरफ है? तो रिप्रेजेंट, और क्यों ड्रॉ करनी है? टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट प्लेस। ठीक है, वो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? एक वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, दैट इज माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और ये कंसेप्ट की वजह से ही हम आराम से इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी अभी कर पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो कोई भी किसी भी तरीके से नहीं ड्रॉ कर सकता। वो ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो रूल्स किसने डिफाइन किए? माइकल फैराडे ने। और वो रूल्स ऐसे ही उसने नहीं बना दिए थे, कई सारे एक्सपेरिमेंट उसने किए होंगे, वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के ऊपर से ये सारे रूल्स डिफाइन किए गए हैं। या तो रूल्स बोलो या उसके कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो। सो आगे का जो टॉपिक है हम देखने वाले, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यस राइट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको जेईई नीट के लिए या बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, एमसीक्यू के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं फर्स्ट नंबर की, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आइसोलेटेड चार्जेस। फॉर आइसोलेटेड चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होगा और नेगेटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड इन होगा। यानी कि उसका मतलब क्या कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले रहा हूं तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस। अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, आइसोलेटेड लिखा मींस ये दोनों नजदीक में नहीं है, अकेले है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एंटर करेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपको याद भी रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव में से निकल के किस में जाएंगे, नेगेटिव चार्ज में। अगर दो चार्ज नजदीक है, लाइक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव में से आउट होगा और नेगेटिव में वो एंटर करेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी कि दो अगर चार्ज नजदीक है तो पॉजिटिव में से निकलेगा, नेगेटिव में एंटर होगा। अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो ऑलवेज वो वहां से आउटवर्ड होगा, अकेला नेगेटिव चार्ज है तो उसमें वो ऑलवेज इनवर्ड होगा। थर्ड वन कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज स्मूथ कर्व्स एंड कंटिन्यूस। ठीक है, ओके, मींस कि कंटिन्यूस, इसका मतलब समझा देता। कंटिन्यूस का मतलब क्या कि ऐसे वो सडनली यहां से
रिटर्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया और यहाँ से सडनली वो ब्रेक होके यहाँ पे रिटर्न नहीं हो पाएगा। अगर उसको रिटर्न होना है तो ऐसे कर्व शेप, स्मूथ कर्व के फॉर्म में ही वो रिटर्न होगा। ठीक है, सेकंड बार स्मूथ कर्व्स एंड कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा, ये आपकी डिसकंटिन्यूस हो गई। यहाँ से सडनली वो ब्रेक करके यू नहीं आएगा, ऐसे स्मूथ कर्व के फॉर्म में आएगा। और इसके अंदर ही अगर एवरी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे आपको फील्ड या फोर्स फाइंड करना हो तो क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर कोई पूछे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, कोई पूछे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, तो यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है, लाइक दिस। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। कोई पूछे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आपको क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो टेंजेंट ऑन द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? पहला कि स्मूथ कर्व्स एंड कंटिन्यूस कर्व्स होने चाहिए, और दूसरा कि कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो कि वो पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। थर्ड क्लियर? ओके, फोर्थ वन जो आपका है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। यानी कि चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, अगर आप बोलोगे एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी? क्यों? अभी ये पॉइंट में हमने क्या बोला कि कोई भी पॉइंट पे अगर फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक। लेकिन जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे कौन सी डायरेक्शन, तो हम बता नहीं पाएंगे कि क्योंकि ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है तो ये कंसीडर करे, कि ये लाइन आपकी इस तरफ जा रही है तो ये कंसीडर करे। दोनों में से कौन सी कंसीडर करे, उसमें कंफ्यूजन होगा। इसीलिए दो लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये आपकी थी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। फिफ्थ, क्राउडिंग of lines gives strength of electric field at that point। मतलब क्या कि कोई एक प्लेस पे मैं दिखाता हूं, चलो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया, उसमें से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस। तो यहां पे मैं एक स्क्वायर कंसीडर करता हूं इतना, तो इतने स्क्वायर के अंदर, इतने रेक्टेंगल के अंदर कितनी लाइंस आ रही है? 3 लाइंस आ रही है। ठीक है, अगर सेम साइज का मैं रेक्टेंगल यहां पे ड्रॉ करता हूं, सेम साइज का, तो फिर यहां पे कितनी लाइंस आ रही है? एक भी लाइंस उसके अंदर आ नहीं। चलो मैंने एक लाइंस यहां से ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे, तो इसके अंदर कितनी? 1 2 3 4 5 लाइन आ रही है, इसमें एक ही लाइन। यहाँ पे क्राउडिंग, लाइंस का क्राउडिंग एक दूसरे के नजदीक है, क्राउडिंग ज्यादा है, मींस यहाँ की पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पे क्राउडिंग कम है, स्पेसिंग ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक, तो क्राउडिंग के ऊपर से आप बता सकते हो कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये आपकी हो गई फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। और सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक आपकी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यानी कि अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल उसको मैं ले, तो यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो ऑलवेज वो 90 सरफेस के साथ 90 डिग्री बना के ही निकलेगी। हाँ, आगे जाके अगर सिचुएशन ऐसी हुई तो ऐसा कर्व शेप हो सकती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, लेकिन जब भी वो सरफेस में निकलेगी तब वो 90 डिग्री पे निकलेगी। अगर मेरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, जब वो एंटर होगी तब वो 90 डिग्री पे होगी, लाइक दिस। यहां से वो निकल के ऐसे एंटर हो रही, तो यहां जब एंटर होगी तब वो 90 डिग्री पे निकले। बीच में उसका शेप कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, लेकिन जब भी वो सरफेस से बाहर निकलेगी या सरफेस में एंटर करेगी तब वो 90 डिग्री पे ही निकलेगी। तो ये आपकी सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गई।
और सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक, अब कोई बोलेगा कि सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा कि अब कोई बोलेगा कि इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, किसी में कोई चार्ज में चलो बोल रहा हूं कि ये +5 कूलम का चार्ज है, तो इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकलेगी, तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, जितना भी चार्ज होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ऊपर Q, तो इतनी नंबर ऑफ, सपोज मैं बोलता हूँ 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम के चार्ज में तो 1 इंटू यहाँ पे 1 अपॉन 8.854 इंटू 10⁻12, इतनी सारी +12 हो जाएगा -12, इतनी सारी लाइंस आपकी निकलेगी। सो कोई भी चार्ज में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकलेगी, तो कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगी, जो भी चार्ज आपका दिया होगा वो आपको कंसीडर करना है। तो ये 7th प्रॉपर्टी हो गई। लास्ट 2 प्रॉपर्टीज जो है 8 एंड 9 नंबर की प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या है कि पहले 8 नंबर की देख लो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन फोर्स अगर आपको फील्ड लाइन के फॉर्म में समझाना हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये दोनों के बीच में आपने फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये फील्ड लाइन कैसे बिहेव करेगी, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के जैसे बिहेव करेगी या रबर के जैसे, आपने रबर को खींच के दोनों के साथ स्टिच कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो ये दोनों, ये स्ट्रिंग अपने आप को सिकुड़ने की ट्राई करेगी, यानी कि दोनों अपने आप को खींचने की ट्राई करेगी। तो ये 7, 8 नंबर और 9th नंबर में क्या मैं ले रहा हूं कि चलो सिमिलर चार्जेस है, तो उसमें कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट से आप एक्सप्लेन करोगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें भी आउटवर्ड होगी, इसमें भी आउटवर्ड होगी, तो दोनों जैसे जैसे नजदीक आएगी तो एक दूसरे को रिपेल करते हुए ऐसे दोनों एक दूसरे से जाएगी, लाइक दिस। अगर यहां से ऐसे आ रही है तो लाइक दिस, यहां से ऐसे आ रही है तो लाइक दिस, तो ये दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे को फोर्स लगा के, यानी कि ऐसे देखो, दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, लाइन से ऐसे आएगी, तो एक दोनों का हम फोर्स लगाती हो, एक दूसरे को रिपल करते हो, ऐसे उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अट्रैक्शन फोर्स को फील्ड लाइन से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रेच स्ट्रिंग के एग्जांपल लेके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये दोनों रिंग चार्जेस है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, यानी कि स्ट्रिंग अपने आप को सिकुड़ने की ट्राई करेगी, स्ट्रेच करने की ट्राई करेगी, और ये दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो रिपल्शन फोर्स कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये दोनों लाइंस ऐसे आ रही है और दोनों एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करेंगी, फोर्स एक दूसरे को फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, लाइक दिस, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगी तो रिपल्शन होगा। तो इस तरीके से आप अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये सारी चीज फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थी। आपको क्या काम करना है, मैंने तो एक साथ में, मेरे बोर्ड की जगह कम थी इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन आपको पूरी जो 7 to 8 to 9 कैरेक्टरिस्टिक है उसको वीडियो को पॉज करते जाओ, अपनी नोटबुक में लिखते जाओ और सारी कैरेक्टरिस्टिक एक साथ लिख लो, समझ लो और उसको याद कर लो, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एमसीक्यू जेईई नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप बच्चों आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। एक चीज बच गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इंफॉर्मेटिव चीज है, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरा आएगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म सभी जगह पे। क्राउडिंग में चेक करूंगा तो यहाँ पे 2 लाइन सेम स्क्वायर में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो सेम आएगा, ठीक। तो यूनिफॉर्म सभी जगह पे, सभी पॉइंट पे, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही यहाँ पे होगा, सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम। नॉन यूनिफॉर्म लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे हो गया, लाइक दिस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ पे क्राउडिंग कम है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं है, सभी लाइनें पैरेलल और विथ सेम स्पेसिंग नहीं है। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में हमें कंडीशन लिखनी हो तो पैरेलल विथ सेम स्पेसिंग बिटवीन 2 लाइंस।
दो लाइन के बीच में सेम स्पेसिंग होगा, जितनी भी लाइन आप दिखाओ वो स्पेसिंग सेम होगा और पैरेलल। इसमें देखो स्पेसिंग यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, पैरेलल भी नहीं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है और ये यूनिफॉर्म। मींस इसमें एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इसमें एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखो ये पॉइंट चार्ज अगर हम कंसीडर करते हैं, पॉइंट चार्ज आपका, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि आउटवर्ड ऐसे फैलता होगा, आगे जाके वो फैल रहा है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना हो तो उसका सोर्स आप क्या ले सकते हो, लाइन चार्ज ले सकते हो। लाइन चार्ज ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ऐसे कंटिन्यूसली निकलेगा। ये ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए ऐसे पहले तो इतने रीजन में मैं कंसीडर करूंगा तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म। हाँ, आगे जाके जैसे जैसे उसको जगह मिलेगी वो वैसे फैलते जाएंगे। ऊपर वाले पोर्शन में यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन इतने पर्टिकुलर एरिया में वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये उसके थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।